हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आर सराउंडिंग्स। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 जो था इस मैटर अराउंड अस प्योर वो ख़त्म कर लिया है लास्ट वीडियो में। उसकी पूरी प्लेलिस्ट रेडी हो चुकी है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं मैटर इन आर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले हमें जानना है इसमें मैटर क्या होता है। सो मैटर की बेसिक डेफिनेशन जो होती है वो होती है कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे मैटर कहते हैं। अब अगर आप अपने आसपास देखोगे तो जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हो वो सारी मैटर हैं। बेसिकली आप नहीं भी देख सकते वो भी मैटर है, जैसे कि एयर आपके आसपास है, आप उसे देख नहीं सकते, बट एयर भी मैटर है क्योंकि उसमें मास है और वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो जितनी भी चीज़ें आपके अराउंड हैं इस वक्त वो सारी मैटर है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं एज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। अब देखो ये फर्स्ट चैप्टर हमने सेकंड चैप्टर के बाद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर शायद सिलेबस में नहीं था, बाद में अब दोबारा से ऐड हो चुका है। तो जो ये मैटर है ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो क्लासीफाई हुआ था ये हुआ था सेकंड चैप्टर में, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस चैप्टर में हमें बात करनी है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, ठीक है। मतलब इस चैप्टर में हम मैटर को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सेकंड चैप्टर में हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम इन्हें क्लासीफाई करेंगे। उससे पहले एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जितना भी मैटर है जो भी हम आसपास देख पा रहे हैं ये सारा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। इन पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते और इनको कहते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ये जितने भी मैटर हमारे आसपास हैं ये सारे और छोटे छोटे पदार्थ से, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं। उन पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं, ठीक है। उन एटम्स, जब वो एटम्स जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो वो और बड़े बड़े कंपाउंड्स बनते रहते हैं। तो एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर। अब हमने देखा कि हम जो ये मैटर के पार्टिकल्स हैं इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब हम इन्हें नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। बट फिर भी हमें कैसे पता है कि ये मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना है? इसके लिए हमने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, ठीक है। उसमें से जो दो मेजर हैं वो हैं डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। तो सबसे पहले देखते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। मतलब जब पार्टिकल्स हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में मिक्स हो जाते हैं उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। डेफिनेशन से बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, ठीक है, मेरे को पता है। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक पर्पल कलर का पोटेशियम पर मैग्नेट लिया, ठीक है, और उसे क्लियर वाटर में डाल दिया। अब क्या होगा, वो जो वाटर है वो अपने आप ही पर्पल होना स्टार्ट हो जाएगा विदाउट इवन मिक्सिंग। अगर हम उसे मिक्स भी ना करें, ना स्टर ना करें या मिक्स ना करें, तो भी वो कलर जो है वो पूरा उसमें स्प्रेड हो जाएगा। और इसी चीज़ को हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे आप एक इंक मान लो, पोटेशियम पर मैग्नेट, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आप इंक मान लो, ब्लू कलर की इंक है आपके पास। अगर आप उस इंक को वाटर में डालते हो तो क्या होता है, वो जो वाटर है वो पूरा क्लियर से ब्लू हो जाता है ना। मतलब ब्लू इंक है तो ब्लू हो जाएगा, ब्लैक होगी तो ब्लैक हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है कि भाई जो पार्टिकल्स हैं, मतलब जो उनके, मतलब वो जो इंक है उसमें भी पार्टिकल्स हैं और जो वाटर है उसमें भी पार्टिकल्स हैं, एटम्स है और मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये आपस में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। तो ये मिक्सिंग क्यों हो रही है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स। तो ये डिफ्यूजन हमें एक एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि ये जो जितना भी मैटर है हमारे अराउंड ये सारा पार्टिकल से बना है। सेकेंड चीज़ है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन एक नई टर्म है, ठीक है। क्या होता है ब्राउनियन मोशन? द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और अ गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। डेफिनेशन आपको दोनों की याद रखनी है, ठीक है, समझ लेना आप एग्जाम्पल के रूप में, बट डेफिनेशन याद रखनी है। डिफ्यूजन की क्या होती है? मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। और ब्राउनियन मोशन की द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी भी एक छोटे से पार्टिकल को कहीं वाटर में या किसी भी लिक्विड में डालते हैं या चाहे एयर में उसे फ्लोट कराते हैं तो वो जिगजैग मूवमेंट करेगा। वो जिगजैग मूवमेंट क्यों करेगा? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स हमने ऐड किए हैं वो उस लिक्विड के पार्टिकल से कोलाइड करता है, ठीक है। कोलाइड करता है मतलब टकराता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हमने एक पॉलन ग्रेन को वाटर के सरफेस पे डाला, एक नहीं, चलो कुछ मतलब एक से ज़्यादा थोड़े पॉलन ग्रेन्स को हमने वाटर के सरफेस पे डाला। तो क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो जैसे ही हम इन्हें इस वाटर के सरफेस पे डालेंगे बिना वाटर को मूव करे भी, मतलब एकदम स्टिल वाटर, एकदम ठहरा हुआ पानी है, ठीक है, मतलब उसमें वेव्स नहीं बन रही ऊपर, हम उसमें पॉलन ग्रेन रखेंगे तो पॉलन ग्रेन अपने आप ही जिगजैग पाथ में मूव होगा।
जिगजैग पाथ मतलब जैसे अगर ये आप ऊपर से देख रहे हो, ये आपकी बाल्टी है जिसमें आपने पानी भर रखा है, ये पॉलन ग्रेन आपने यहाँ पे ऐड किया, तो ये पॉलन ग्रेन ऐसे ऐसे जिगजैग मूवमेंट में मूव करेगा। ज़रूरी नहीं है आगे कोई मूव करे, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे वापस चला जाए, फिर ऐसे चला जाए, फिर ऐसे चला जाए, लेकिन जो इसकी ये मूवमेंट होगी ये हमेशा जिगजैग होगी, ठीक है। इट इज़ बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बींग इट इज़ बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बींग हिट बाय फास्ट मूविंग वाटर पार्टिकल्स। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि ये जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ये जो पॉलन ग्रेन के पार्टिकल्स हैं, ये कॉन्स्टेंटली हिट हो रहे हैं किसके कौन हिट कर रहा है इन्हें, वाटर के फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। अब देखो वाटर तो स्टेबल है, हमने अभी बोला था कि जो वाटर है वो स्टिल वाटर है, बट स्टिल वाटर का मतलब ये नहीं है कि उसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे, उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, बट वो इतना स्लोली मूव कर रहे हैं, या फिर लार्ज स्केल पे अगर हम देखें तो वो इतना कम मूव कर रहे हैं कि हमें वो मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही। बट पॉलन ग्रेन एक छोटा सा पार्टिकल है, उसके लिए वो हल्की सी मूवमेंट भी बहुत है। उस हल्की सी मूवमेंट में ही जब वो कोलाइड कर रहा है वाटर पार्टिकल्स के साथ, तो वो जिगजैग मूवमेंट शो कर रहा है। तो ब्राउनियन मोशन से भी हमें दो चीज़ें पता चलती हैं कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है और वो पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। देखो मान लो आपके पास आपकी बुक रखी है, ठीक है, अब वो बुक आप अगर बेड पे बंद करके रख दोगे तो वो मूव नहीं करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेबल है। उसके जो पार्टिकल्स हैं, उस बुक के जो अंदर के एटम्स हैं, वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, बट वो इतने स्मॉल स्केल मतलब इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल समझ सकते हो ना, एकदम छोटा एटम मॉलिक्यूल वाला लेवल, उस लेवल पे मूव कर रहे हैं कि वो हमें नेकेड आई से नहीं दिख पा रहा है। अगर हम बहुत ही हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी हमें दिख पाएंगे कि जो उसके जो एटम्स हैं और जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली या कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट कैरेक्टर ये है कि ये बहुत बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, दे आर वेरी वेरी स्मॉल, मतलब हम इन्हें बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, इनके बीच में स्पेसेस होते हैं, मतलब इनके बीच में कुछ खाली खाली गैप्स होते हैं। इन सारे, अब हमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ कैसे पता है, ये सारी माइक्रोस्कोप से नहीं देखी गई हैं, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे गए हैं जिनकी वजह से प्रॉपर्टीज़ आए हैं, वो सारे हम अभी इसी के बाद कवर करेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एंड ये चार प्रॉपर्टीज़ हमने जो अभी बताई हैं, इसके बेसिस पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके पे क्या क्या एक्सप्लेनेशन है वो हम अभी देखते हैं। फर्स्ट है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स होते हैं वो मैटर के, वो बहुत छोटे होते हैं। हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमने क्या किया, 6 ग्लास के बीकर लिए और उनको वाटर से फिल कर दिया। अब जब हम इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट ऐड करेंगे तो जो वाटर है फर्स्ट बीकर में, हमने पोटेशियम पर मैग्नेट फर्स्ट बीकर में ऐड किया, तो जो फर्स्ट बीकर का जो वाटर होगा वो बहुत ही डीप पर्पल कलर का हो जाएगा, मतलब बहुत ही गहरा रंग का पर्पल कलर का वो पानी हो जाएगा। अब उस वाटर को हमने उसी, मतलब जो फर्स्ट बीकर में जो पानी था उसमें से 1 चम्मच पानी निकाला और उसे दूसरे बीकर में डाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा, जब हमने इसे दूसरे बीकर में डाला तो दूसरे बीकर का पानी होगा वो थोड़ा कम हल्का होगा। अब हम ये प्रोसेस रिपीट करते गए 6 बीकर तक, मतलब पहले फर्स्ट से सेकंड में डाला, फिर सेकंड का उठा के थर्ड में डाला, थर्ड का उठा के फोर्थ में, फोर्थ का उठा के फिफ्थ में, एंड देन एट लास्ट फिफ्थ का उठा के सिक्स्थ में। तो जैसे जैसे हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे हम देखेंगे कि जो ये पर्पल कलर है ये फेड होता जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला बहुत ज़्यादा डीप पर्पल था, सेकंड वाला थोड़ा कम पर्पल होगा, थर्ड वाला और कम होगा, एंड सिक्स्थ वाला लीस्ट पर्पल होगा, ठीक है, एकदम नेग्लिजिबल होगा। तो इसका क्या रीज़न है, मतलब ये क्या शो कर रहा है हमें कि ये जो पार्टिकल्स हैं, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट है, तो ये जो क्रिस्टल है पोटेशियम पर मैग्नेट का, ये बहुत छोटे छोटे मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बना है जो स्प्रेड होता रहता है और कलर इम्पार्ट करता रहता है। मतलब हमने थोड़ा सा पोटेशियम पर मैग्नेट ऐड किया था, उससे 6 बीकर्स पे रंग चढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स जैसे जैसे अलग अलग कॉन्टैक्ट में, मतलब अलग अलग सरफेसेस में आते हैं, वो स्प्रेड होते रहते हैं। तो दिस shows that a small crystal of potassium permanganate is made up of tiny millions of particles which keep on spreading and imparting colors, जो मिक्स होते रहते हैं और कलर इम्पार्ट करते रहते हैं। सेकेंड है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी सिंपल है। आपने क्या किया, 100 ml वाटर लिया और उसमें 50 ग्राम शुगर ऐड कर दी। अब जब हम 100 ml वाटर में 50 ग्राम शुगर ऐड करेंगे तो हम देखेंगे जो वाटर की वॉल्यूम है वो अब भी 100 ml ही रहेगी, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया,
वो पहले भी 100 ml लिया था और अब भी 100 ml है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जो 50 ग्राम शुगर हमने ऐड करी ये इसका क्या हुआ। हमने ऐड करी तो ये तो 100 और 50 150 ml वाटर हो जाना चाहिए था, बट वॉल्यूम नहीं बढ़ी। इसका मतलब ये है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस थी, उन स्पेसेस के बीच में शुगर के पार्टिकल्स आके रुक गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो क्या कहते हैं उसकी जो वॉल्यूम है वो नहीं बढ़ी, और जो लूजली पैक्ड स्पेसेस थे उनके बीच में ही शुगर पार्टिकल्स आके इकट्ठा हो गए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं, जैसे ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में स्पेसेस हैं ये, तो ये जो स्पेसेस हैं इन्हीं के बीच में शुगर के ये पार्टिकल्स आके रह गए। तो पहले क्या था, पहले वाटर था ऐसे, और बाद में वाटर में जब हमने शुगर ऐड कर दी तो वो हो गया ऐसे। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, पहले भी इतनी ही वॉल्यूम थी और अब भी इतनी वॉल्यूम है। सो द वॉल्यूम डज नॉट चेंजेस। थर्ड है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। ये इसको हम जो अभी हमने वो पढ़ा था पोलन ग्रेन वाला एग्जाम्पल, उससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा हम ये वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें क्या है, हमने एक इंसेंस स्टिक होती है एक अगरबत्ती, उसको हमने एक रूम के कॉर्नर में लगाया और उसको जलाया। तो क्या होगा, जो उसके वेपर्स हैं, जो जिसकी बहुत अच्छी सी खुशबू होती है, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है, हर जगह फैल जाती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो क्या हो रही है, वो जो वेपर्स हैं अगरबत्ती के, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होके मूव कर रहे हैं हर जगह। अब अगर पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे होते तो ये अगरबत्ती की खुशबू पूरे हर जगह थोड़ी फैलती, वो तो जहाँ पे जल रही है वहीं रह जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो पूरे कमरे में फैल गई। तो इसका क्या रीज़न है कि वो जो पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, उनके मूव होने की वजह से ही जो ये खुशबू है ये हर जगह स्प्रेड हो रही है। फोर्थ, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, कुछ पार्टिकल, देयर आर सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच बाइंड देम टुगेदर। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, ठीक है, जो उनको एक साथ जोड़ के रखती है। अब इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, देखो चॉक और आयरन दोनों ही सॉलिड होते हैं, बट चॉक ईजिली टूट जाता है, जबकि आयरन का जो नेल होता है, मतलब जो आयरन नेल है वो इतनी ईजिली नहीं टूटता। दिस शोज दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ हायर इन सम पार्टिकल्स एंड लोअर इन सम अदर्स। मतलब इसका क्या मतलब है कि कुछ सब्सटेंस या कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का या एटम्स का ज़्यादा होता है और किसी में कम होता है। अगर हम जनरल बात करें तो सॉलिड्स का सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड्स का और फिर गैस का। अब सॉलिड्स में आयरन का ज़्यादा होता है, चॉक का कम, फिर ऐसे ऐसे ये सारी वेरिएशन होती है। लेकिन अभी हम बेसिक ये देखना है कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड्स में, और सबसे कम होता है गैस में। लास्ट टॉपिक है रिजिड एंड फ्लूइड। दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं, रिजिड सब्सटेंसेस एंड फ्लूइड सब्सटेंसेस। रिजिड सब्सटेंसेस का मतलब है, रिजिड मीन्स अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो बेंड नहीं हो सकते या जो फ्लेक्सिबल नहीं है उन्हें हम रिजिड कहते हैं। सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, क्यों, और इनको हमें क्यों होते हैं रिजिड, क्योंकि एक तो ये बेंड नहीं हो सकते। ठीक है, आप किसी ब्रिक को बेंड नहीं कर सकते, वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आप ज़्यादातर ऐसे सॉलिड सब्सटेंस को किसी को भी बेंड नहीं कर सकते, ज़्यादातर वो बेंड नहीं होते, तो इसीलिए उन्हें रिजिड कहते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जैसे काफ़ी सारे होते हैं जो बेंड हो जाते हैं, जैसे रबर बैंड हो गया, ठीक है, सॉफ्ट टॉयज़ हो गए, कॉटन, ये सब तो बेंड हो जाती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ की। बट अभी के लिए आपको याद रखना है कि सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं और दे डू नॉट रिक्वायर अ कंटेनर टू बी केप्ट। उनको किसी कंटेनर में उन्हें किसी कंटेनर में रखने की ज़रूरत नहीं होती। सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है रिजिडिटी की। फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड इज़ द मटेरियल विच फ्लो ईजिली। वैसे मटेरियल जो ईजिली फ्लो करते हैं, ठीक है, जो फ्लो करते हैं मतलब क्या हो गया, जो ऐसे मूव करते हैं, ऐसे फ्लो करते हैं ईजिली, उन्हें हम कहते हैं फ्लूइड्स। अब जो गैसेस और लिक्विड होते हैं ये दोनों फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, हमने तीन ही पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसमें से सॉलिड हो गया रिजिड एंड लिक्विड एंड गैस हो गए फ्लूइड्स। गैसेस जो होते हैं वो अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देती हैं, जबकि लिक्विड्स कम्प्लीटली फिल नहीं करते। अगर आप किसी बीकर को पूरा भी पानी से भर दोगे, उसमें भी अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें तो लगेगा कि एक बीकर भरा हुआ है, बट एक्चुअल में वो बीकर भरा हुआ नहीं होगा, उसके बीच में कुछ खाली स्पेसेस रह जाएंगी। जबकि जो गैस होती है वो किसी भी कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देती है। और इसका मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि हमें गैस, जैसे अगर हमने कंटेनर को ऐसे ही बंद कर दिया तो हमें लगेगा कि ये कंटेनर खाली है, बट उसके अंदर एयर होती है और वो एयर कम्प्लीटली फिल कर देती है।
ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अपने अभी पढ़ी हैं सॉलिड्स की कि सॉलिड बेंड नहीं होते, गैसेस अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देती हैं, लिक्विड फिल नहीं करती, ये सारी प्रॉपर्टीज़ की एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी यहाँ पे फ्लूइडिटी और रिजिडिटी वाला जो टॉपिक था वो भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से।